हम लोग देखेंगे वैसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन जिसमें मुख्य क्रिया नहीं होता है, मेन वर्ब नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले शुरुआती क्रम में हम लोग सीखेंगे वैसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन जिसमें मेन वर्ब नहीं होता है। यदि मेन वर्ब नहीं होता है तो आखिर मेन वर्ब के रूप में कौन होता है? तो हम जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस होगा, सेंटेंस या वाक्य होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब भी होता है। तो इस केस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही मेन वर्ब के रूप में एक्ट करेगा या मेन वर्ब के रूप में उसी को हम लोग बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें तो मैं खुश हूँ। क्या है? मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। इस वाक्य में यदि हम लोग देखेंगे तो इसमें मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब इसमें नहीं है, लेकिन वाक्य के अंत में क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग मेन वर्ब के रूप में ट्रीट करेंगे या इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब कहलाएगा। तो सबसे शुरुआती दौर में वैसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन सीखेंगे जिसमें मेन वर्ब नहीं होता है, मुख्य क्रिया नहीं होता है। तो पहला जो टॉपिक है जिसको हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है जिसको हम लोग ट्रांसलेशन में देखने वाले हैं वो है इज आर अम, यूज ऑफ इज आर अम। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है यूज ऑफ इज आर अम, यूज ऑफ इज आर अम। इज का हिंदी क्या होता है? इज का हिंदी होता है ना? इज का हिंदी होता है, आर का हिंदी होता है हो, और अम का हिंदी होता है हूं। क्या होता है? हूं, है ना? इज का हिंदी होता है, आर का हिंदी होता है हो, और अम का हिंदी होता है हूं, है ना? अब हम लोग बोल सकते हैं कि जिस भी वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में है, हो या फिर हूं, है ना, मुख्य क्रिया के रूप में हो, मुख्य क्रिया के रूप में हो, वहां पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब या मुख्य क्रिया के रूप में इज आर अम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इज आर अम का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में वह तैयार है, वह तैयार है। इस वाक्य में हम लोग देख सकते हैं कि मेन वर्ब नहीं है, लेकिन यही हमारा हेल्पिंग वर्ब ही हमारा क्या कहलाएगा? मुख्य क्रिया कहलाएगा। मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। इस वाक्य में भी कोई हमारा मेन वर्ब नहीं है ना? इसी तरह वे लोग उपस्थित है, उपस्थित है, वे लोग उपस्थित है ना? हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे वाक्य हैं जिसमें मेन वर्ब नहीं होता है और वाक्य के अंत में क्या होता है? हो, हूं। तो इस प्रकार का सेंटेंस का ट्रांसलेशन इज आर अम का प्रयोग करके किया जाता है। अब यहाँ पर कितने हेल्पिंग वर्ब है? 3 हेल्पिंग वर्ब है। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह जरूरी है कि हम आखिर कौन सा हेल्पिंग वर्ब को कौन सा सब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे, है ना? क्योंकि 3 हेल्पिंग वर्ब है। तो इस टेबल को हम बहुत बार देख चुके हैं या आप लोग भी देख चुके होंगे, लेकिन इस टेबल को याद रखना काफी जरूरी हो जाता है। जब भी इस प्रकार एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब या वर्ब फॉर्म का प्रयोग हो तो वहां पर हमें इस टेबल का काफी ज्यादा जरूरत पड़ता है, जो हमारा प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन है। किसके आधार पे? नंबर और पर्सन के आधार पे। यदि इधर हम लोग पर्सन ले लें और इधर हम लोग नंबर ले लें तो ये हमारा नंबर में आ जाएगा सिंगुलर नंबर, है ना, सिंगुलर। और दूसरा हमारा आता है प्लुरल। क्या आता है? प्लुरल। और ये 3 हमारा पर्सन होंगे। फर्स्ट पर्सन को मैं शॉर्ट में लिखने का कोशिश करता हूँ। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, है ना, सेकेंड पर्सन, और हमारा आता है थर्ड पर्सन। क्या आता है? थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और प्लुरल में आता है वी, है ना। सेकेंड पर्सन में यू, यू हमेशा सिंगुलर और प्लुरल दोनों ही कंसीडर होते हैं। थर्ड पर्सन में आएगा ही, सी, है ना, इट, या कोई भी नेम, कोई भी नेम हमारा कहाँ आ जाएगा? थर्ड पर्सन में आएगा। कहाँ आएगा? थर्ड पर्सन में आएगा, है ना। और थर्ड पर्सन प्लुरल में आएगा दे, है ना। तो ये टेबल आप लोग को याद होगा, है ना, और याद होना चाहिए। यदि याद नहीं है तो दोबारा याद कर ले कि कौन सा खाने में कौन सा सब्जेक्ट आता है, कौन, और ये जो है पर्सन और नंबर के हिसाब से, है ना, सब्जेक्ट को कैसे हम लोग या प्रोनाउंस या नाउंस को कैसे हम लोग क्लासिफिकेशंस करते हैं।
तो आई के साथ क्या प्रयोग होता है, आई के साथ प्रयोग होता है, वी के साथ क्या प्रयोग होता है, आर प्रयोग होता है, यू के साथ भी आर प्रयोग होता है, और दे के साथ भी आर प्रयोग होता है। यू सिंगुलर प्लूरल दोनों के केस में सेम ही प्रयोग होगा, तो यू के साथ हमेशा आर ही प्रयोग होता है। और ही सी इट नेम, कोई भी नेम के साथ में क्या प्रयोग होता है, इज। तो इस चीज को याद रखना है, इस टेबल को याद रखना है। अब हम लोग एक एक टाइप के जो सेंटेंस है, सेंटेंस का ट्रांसलेशंस देखेंगे, है ना। पूरे वीडियोस को में बने रहे, थोड़ी यदि वीडियोस लंबी भी हो जाए तो भी पूरे बने रहे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या बनाने का नियम क्या होता है और हम लोग कैसे उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेता हूँ। ओके, तो जैसा कि पिछला वीडियोस आप सभी देख लिए होंगे और मास्टर फॉर्मूला देख लिए होंगे कि आखिर जो ट्रांसलेशंस का मास्टर फॉर्मूला होता है क्या होता है। तो मास्टर फॉर्मूला क्या होता है सभी को याद होगा, है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो मास्टर फॉर्मूला होता है बनाने का नियम, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस का मास्टर फॉर्मूला या बनाने का नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, है ना, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ये हमारा बनाने का नियम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य जो सकारात्मकता का बोध हो, वैसे सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में यदि हम लोग लेंगे, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, है ना, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो आई एम, और खुश का इंग्लिश होता है रेडी, है ना, हैप्पी, है ना, हैप्पी, है ना, आई एम हैप्पी। तो आई एम हैप्पी ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। वे लोग तैयार हैं, वे लोग तैयार हैं, वे लोग तैयार हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दे, और दे के साथ में क्या प्रयोग होगा, तो टेबल के माध्यम से देख सकते हैं, दे आर, है ना, तैयार का इंग्लिश होता है रेडी, क्या होता है, रेडी, है ना। हम सब व्यस्त हैं, हम सब व्यस्त हैं, हम सब व्यस्त हैं। अब व्यस्त का इंग्लिश बिजी होता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हम सब का मतलब है वी, है ना, सब्जेक्ट के रूप में हम लोग वी को यूज कर सकते हैं, और वी के साथ आर का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा, वी आर बिजी, वी आर बिजी, क्या हो जाएगा, वी आर बिजी, यू होगा, है ना, वी आर बिजी, है ना। इसी प्रकार अन्य जो सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन है। अब यदि हम नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना चाहें तो थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। क्या बदलाव होता है, उस ट्रिक को भी आप लोग देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस का बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स, ये कुछ एग्जांपल अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं पॉज करके या फिर याद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो कुछ नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल्स देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल को भी हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम था, मास्टर फॉर्मूला। अब यदि हम लोग बात करें कि नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द होता है, क्या होता है, नहीं शब्द होता है। तो बनाने का ट्रिक क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। तो मास्टर फॉर्मूला हमने देखा था कि सब्जेक्ट तो सबसे पहले यूज होगा, है ना, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होगा। किस केस में ये यूज होगा, नेगेटिव सेंटेंस के केस में। यदि नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं तो वहां पर हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस, है ना, इसके बाद हम वर्ब फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यदि वर्ब है, नहीं है तो फिर नहीं यूज करेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट और फिर कंप्लीमेंट का यूज करेंगे। तो ये मास्टर फॉर्मूला है, कहीं भी यूज हो जाता है, इस वजह से सभी लिखना पड़ता है। अदरवाइज जिस प्रकार का सेंटेंस हम लोग देखते हैं वहां तो वर्ब है ही नहीं, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ना, वर्ब भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, दोनों नहीं है इस केस में, है ना। तो याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है। जैसे कि वह तैयार नहीं है, वह तैयार नहीं है, इसको देखें यहाँ पर क्या है, तैयार नहीं है, नहीं शब्द है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है ही, और ही के साथ में क्या यूज होगा, ही इज, है ना, ही इज, और इज के बाद हमारा नॉट लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो ही इज नॉट रेडी, तैयार होने का इंग्लिश होता है रेडी, तो ये हो जाएगा ही इज नॉट रेडी, है ना। मैं खुश नहीं हूं,
मैं खुश नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो आई के साथ लगेगा आई एम नॉट हैप्पी, है ना, आई एम नॉट हैप्पी। वे लोग उपस्थित नहीं है, वे लोग उपस्थित उपस्थित नहीं है ना, वे लोग उपस्थित नहीं है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वे लोग का इंग्लिश होता है दे, और दे के साथ में क्या यूज होता है? आर का यूज होता है ना, दे आर नॉट प्रेजेंट, है ना, उपस्थित का इंग्लिश होता है प्रेजेंट, है ना, दे आर नॉट प्रेजेंट, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दे आर नॉट प्रेजेंट। तो ये था कुछ एग्जांपल्स हमने देखा किसका, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, या नेगेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। बस एक ही ट्रिक याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं। अब चलो हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। द इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग दो तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के सहायता से बनने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो याद रखना है ना, कि क्या हमने पहले भी बताया हुआ है कि यदि हमारा WH वर्ड या फिर क्या, है ना, सब्जेक्ट से पहले हो, कहाँ है, सब्जेक्ट से पहले हो, तो वैसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग हेल्पिंग वर्ब के सहायता से करते हैं। वहां पर हम क्या के बदले में वाट यूज नहीं करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है ना। तो जो हमारा हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो बनाने का मास्टर रूल है हेल्पिंग वर्ब के सहायता से। सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, है ना। तो जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे, बाकी का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर फॉलो होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट, है ना। अब ये हमारा मास्टर फॉर्मूला है, तो याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर हमारा वर्ब फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता नहीं है इस प्रकार के सेंटेंस में, क्योंकि हम लोग उसी प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन देख रहे हैं जिसमें मेन वर्ब नहीं होता है। तो वर्ब नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, है ना। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, जैसे क्या स्टार्ट में हो, वाई के स्टार्ट में ही क्या हो, है ना, जैसे क्या वह तैयार है, क्या वह तैयार है। तो इस प्रकार का सेंटेंस का ट्रांसलेशन हेल्पिंग वर्ब के सहायता से होता है, सब्जेक्ट से पहले, है ना, क्या का प्रयोग हुआ है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो सब्जेक्ट वह है, तो वह के लिए हम लोग इज यूज करेंगे, इज, इसके बाद इज ही रेडी, इज ही रेडी, और क्वेश्चन मार्क देंगे, क्योंकि ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, तो क्वेश्चन मार्क हम लोग देखेंगे। क्या मैं खुश हूं, क्या मैं खुश हूं, है ना। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, अम आई हैप्पी, आई हैप्पी, है ना। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारा जो कंप्लीमेंट जो बचा हुआ वर्ड है वो हो जाएगा, है ना। क्या वे लोग उपस्थित हैं, क्या वे लोग उपस्थित हैं, तो क्या वे लोग उपस्थित हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो वे लोग के साथ दे के साथ आर का यूज होता है, तो हो जाएगा आर दे प्रेजेंट, क्या हो जाएगा, आर दे प्रेजेंट, है ना, आर दे प्रेजेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का बोध होता है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब के सहायता से ट्रांसलेशन का जो मास्टर रूल है उसको याद रखें, और फिर हम उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज करें। तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है, इज आर अम, क्या है, इज आर अम। तो इज आर अम के यहाँ पर हम लोग टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाला है या यूज होता है। ओके, अगला है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही वैसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन जिसमें सब्जेक्ट के बाद WH वर्ड आता है ना। WH वर्ड का मतलब है वैसे वर्ड जो अक्सर प्रश्न पूछने के लिए बोध होता है, किसके लिए बोध होता है, प्रश्न पूछने के लिए बोध होता है ना। तो उस प्रकार का वाक्य या सेंटेंस का ट्रांसलेशन होता है, सबसे पहले हम लोग WH वर्ड लिखते हैं, है ना। WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फॉर्म प्लस इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ये बनाने का नियम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का WH वर्ड के सहायता से। जैसे कि, है ना, मैं क्यों तैयार हूं, मैं क्यों तैयार हूं, मैं क्यों तैयार हूं, है ना।
तो मैं क्यों तैयार हूँ, यहाँ पर यदि हम लोग देखें ये WH वर्ड है, ये सब्जेक्ट के बाद यूज हुआ है या प्रयोग हुआ है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, तो WH वर्ड में हमारा क्यों है तो क्या आएगा वाई, और हमारा सब्जेक्ट मैं है, तो मैं के लिए मैं के साथ है ना आई के साथ हमारा क्या यूज होता है तो वाई इसके बाद सब्जेक्ट वाई आई रेडी, क्या हो जाएगा वाई आई रेडी और क्वेश्चन मार्क, है ना। वे लोग खुश क्यों है, वे लोग खुश क्यों है ना, वे लोग खुश क्यों है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, है ना। खुश क्यों है, यहाँ भी क्यों वर्ड यूज हुआ है तो क्या हो जाएगा वाई आर, क्योंकि यहाँ पर दे लगेगा है ना सब्जेक्ट में, तो दे के साथ आर प्रयोग होता है, वाई आर दे हैप्पी, वाई आर दे हैप्पी, इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन हो जाएगा। मैं कहाँ हूं या फिर तुम कहाँ हो, है ना, तुम कहाँ हो, इसको एग्जाम्पल में लेते, तुम कहाँ हो, है ना, तो क्या हो जाएगा तो तुम कहाँ हो, तो कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, तो हम लोग सबसे पहले WH वर्ड यूज करेंगे वेयर, है ना, वेयर, और तुम के साथ तुम का मतलब यू के साथ आर का यूज होता है वेयर आर, और सब्जेक्ट हम लोग लगाएंगे यू, है ना। अब ये सब आप पहले रटते होंगे, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, लेकिन अब तरीके से यदि आप सीखेंगे तो बहुत आसान लगेगा और बहुत इजी लगेगा। तो हम लोग ने 4 प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशंस को देखा है ना, क्या किसका किसका अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दोनों जो हेल्पिंग वर्ब के सहायता से ट्रांसलेशंस होता है, और इसके बाद है ना WH वर्ड के सहायता से ट्रांसलेशंस होता है।